नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका यूपीएससी पर। ये है आपकी साइंस की क्लास। इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें हमने आपको छोटी आंत पढ़ा दिया था, लेकिन मैंने कहा था कि एक बार चित्र में आपको समझाऊंगा, तभी आप समझ पाएंगे कि वास्तव में स्थिति कहाँ होती है, गृहिणी की, मध्यांत की और शेषांत की। ठीक है, तो एक बार मैं चित्र आपको दिखा दे रहा हूँ और समझा दे रहा हूँ ताकि आप उसको और अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ पाएँ। ठीक है, और उसके बाद में हम अपनी बात आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो इमेज आप देख लीजिए और इमेज ये आप देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप बहुत ही इजीली समझ सकते हैं। ये ऊपर से आपका जो है एसोफेगस आता है, यानी कि जिसे आप ग्रास नली कहते हैं। ये आपका जो है लीवर है, ये स्टमक यानी कि अमाशय जिसे आप कहते हैं, ये स्टमक है आपका। और उसके बाद में छोटी आंत आपको दिख रही है। छोटी आंत का जो ये वाला पार्ट है, ड्यूडेनम जिसे आप कह रहे थे, इसी को गृहिणी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा आप देखेंगे जो आपका मध्यांत यानी कि जो जन्म है वो यहाँ पर है। ठीक है, ये पूरी जो कुंडली की संरचना है, क्या है आपका जन्म है यानी कि मध्यांत है। और ये जो है आपका शेषांत है, यानी कि जहाँ पर भोजन फाइनली आकर के अवशोषित होने के लिए तैयार होता है। तो ये चित्र आपको एक तरीके से जो है वो चीज़ें समझा सकती है जो मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको डिटेल में समझाई थी। तो यदि आपने वो वाली क्लास नहीं देखी तो जाकर के देखिए। इससे पहले वाली क्लास में हमने डिटेल में चर्चा किया था कि गृहिणी क्या है, मध्यांत क्या है, शेषांत क्या है। ठीक है, तो आप जाकर के उसको देखेंगे और हम अपनी क्लास को और आगे बढ़ाते हैं। ठीक है ना। हम शेषांत पर बात कर रहे थे और शेषांत पर बात करते हुए हमने बताया था कि इसका जो काम है वो क्या है। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे छोटी आंत की दीवार पर असंख्य छोटे उंगली जैसे प्रवर्ध पाए जाते हैं, जिन्हें रसांकुर कहते हैं। क्या कहते हैं? रसांकुर कहते हैं। ये सब मिलकर छोटी आंत के अवशोषण तल को बढ़ा देते हैं। इलियम पीछे की ओर बड़ी आंत में खुलता है। तो मैंने कहा था कि छोटी आंत का जो फाइनली काम है वो कहाँ पर होता है? इलियम में होता है, शेषांत्र में होता है। और ये जा करके बड़ी आंत में खुल जाती है। ठीक है, अब छोटी आंत में पाचन कैसे होता है उसको समझते हैं। हमने उसके स्ट्रक्चर को समझ लिया कि गृहिणी का क्या काम है, इसके अलावा मध्यांत का क्या काम है और शेषांत का क्या काम है। अब हम उससे आगे बात करेंगे और छोटी आंत पर हम जो है देखते हैं कि छोटी आंत क्या है। एक सेकंड में थोड़ा सा स्लाइड सही कर लूँ। उसके बाद में मैं हाँ ठीक, अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। ठीक है, तो छोटी आंत में पाचन को हमें समझना है। स्लाइड में सही कर रहा था ताकि आपको अच्छे से दिख पाए। तो छोटी आंत में जो पाचन की क्रिया होती है उसको कैसे आप डिफाइन करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं छोटी आंत की दीवारों से यांत्रिक रस का श्रावण होता है। आंतरिक रस का, यांत्रिक नहीं, आंतरिक रस का श्रावण होता है, जिसमें निम्न एंजाइम होते हैं। ठीक है, इसमें निम्न एंजाइम होते हैं जैसे डाइपेप्सिडोज, माल्टोज और लैक्टोज, सुक्रोज आदि। ठीक है, अब इनका अलग अलग काम है। ठीक है, तो डाइपेप्टाइड, इसका काम क्या होता है? ये अमीनो अम्ल में कन्वर्ट होता है। माल्टोज जो है ग्लूकोज प्लस ठीक है, ग्लूकोज के दो अणु बन जाता है। इसके अलावा लैक्टोज जो है ग्लूकोज प्लस गैलोक्टोज, और सुक्रोज जो है आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में बट जाता है। तो कुल मिलाकर के जो भी आप ले रहे हैं, अगर प्रोटीन आप ले रहे हैं तो डाइपेप्टाइड्स के रूप में आता है और वो अमीनो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है और उसके बाद में यूज कर दिया जाता है शरीर के द्वारा। यदि आप जो है स्टार्च ले रहे हैं तो उसमें आपको सुक्रोज या माल्टोज मिलेगा।
तो उस वो कैसे यूज होता है वो आप देखेंगे यहाँ पर कि ग्लूकोज तो छोटे छोटे अणुओं में विभाजित हो जाता है और उसके बाद में शरीर के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो इस प्रकार जो पाचन की क्रिया है वो छोटी आंत में संपन्न होती है। उसके बाद में भोजन पहुंचता है आपका बड़ी आंत में। तो बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में अधिक चौड़ी किंतु लंबाई में छोटी होती है। नाम तो बड़े हैं लेकिन काम छोटे हैं, ठीक है। तो बड़ी आंत जो होती है वो लंबाई में छोटी आंत से छोटी होती है, ठीक है। तो बड़ी आंत जो है क्या है, बड़ी आंत का काम क्या है, बड़ी आंत जो है वो लंबाई में छोटी होती है, ठीक है, लेकिन ये चौड़ी ज़्यादा होती है। ये छोटी आंत से चौड़ी ज़्यादा होती है। इसके 3 भाग होते हैं, इसके 3 भाग होते हैं। जैसे छोटी आंत में 3 भाग थे आपके, ठीक है, उसी प्रकार बड़ी आंत के भी 3 भाग होते हैं, ठीक है। कौन कौन से भाग हैं आपके? पहला भाग है उंडूक। बहुत ही कठिन कठिन नाम है, तो या तो आप इनका इंग्लिश में नाम याद कर लीजिए या यदि हिंदी वाले हैं तो आपको ऐसे ही याद करना होगा, क्योंकि बायोलॉजी में जो रिसर्च ज़्यादातर हुए वो पश्चिमी देश में हुए और जो नाम दिए गए वो इंग्लिश में दिए गए। तो जो भारतीय लोग नाम इस्तेमाल करते हैं ये एक प्रकार से ट्रांसलेटेड वर्जन उसका है। तो इसीलिए जो है कई बार हम जो है नाम को देखते हैं कि बहुत जटिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि 3 भाग में बढ़ता है आपका बड़ी आंत। पहला है उंडूक, दूसरा है बृहदांत्र और तीसरा है कोलन, ठीक है, या जो है बृहदांत्र या कोलन कहते हैं। तथा जो तीसरा है आपका वो है मलाशय। मलाशय यानी कि आपके जो आपने फूड लिया है उसका अवशोषण करने के बाद में, यानी कि उसके जो अच्छी चीज़ें उनको निकालने के बाद में शरीर जो चीज़ छोड़ देता है वो मल के रूप में कहाँ इकट्ठा होता है? बड़ी आंत में, मलाशय में इकट्ठा होता है, ठीक है। बड़ी आंत में पाचन कैसे होता है उस पर बात करते हैं। तो बड़ी आंत में कोई महत्वपूर्ण पाचन क्रिया नहीं होती है। बड़ी आंत अतिरिक्त जल का अवशोषण करती है एवं श्लेष्म का जो है क्या करती है? स्राव करती है, जो अपचित उत्सर्जित पदार्थ कणों को चिपकाने और स्नोहन होने के कारण उनका बाह्य निष्कासन आसान बनाता है। तो बड़ी आंत का काम क्या है कि ये कोई पाचन क्रिया में भाग नहीं लेता है, लेकिन जो आपने एक्सेस में जो चीज़ें ली हैं वो चाहे जल हो या कोई और चीज़ हो जो पचा नहीं है उन सबको बाहर निकालने का काम किसका है? बड़ी आंत का होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आगे देखेंगे, मैं थोड़ा सा स्लाइड को और आगे बढ़ाता हूँ। मनुष्य की सीकस से मुड़ी हुई यानी कि ट्विस्टेड और कुंडलित, ठीक है, मनुष्य के सीकस से मुड़ी हुई और कुंडलित वर्मीफार्म अपेंडिक्स निकलती है। वर्मीफार्म अपेंडिक्स एक अवशोषी अंग है। क्या है? एक अवशोषी अंग है। इसके अलावा इलियम व कोलन के संधि स्थान पर वाल्व होता है जिसे इलियोसीकल वाल्व कहा जाता है। अब आपको मैंने बताया था कि छोटी आंत और बड़ी आंत को मिलाने का काम किसका है? इलियम का है। ये आपका शेषांत्र होता है, ठीक है। तो ये जिस वाल्व पे आकर के मिलता है उसे इलियोसीकल वाल्व कहा जाता है, जो भोजन को वापस छोटी आंत में जाने से रोकता है। अगर भोजन आपका बड़ी आंत से रिवर्स होकर फिर से छोटी आंत में चला जाए तो ये कहीं ना कहीं समस्या पैदा करेगा। और जैसा आप देखते कई बार आपके अमाशय से भोजन आपके गले में आ जाता है और आपको वोमिटिंग होती है, ठीक है। तो ऐसे प्रोसेस को रोकने के लिए वाल्व होते हैं, लेकिन जब कोई बड़ी समस्या होती है, गैस बहुत ज़्यादा बन जाता है, वाल्व नहीं रोक पाता है, तो वो शरीर से मुंह के द्वारा भी वापस आ सकता है, ठीक है। और वोमिटिंग के केस में यही होता है। बड़ी आंत और कोई एंजाइम स्रावित नहीं करती है। इसका कार्य केवल बिना पचे हुए भोजन को कुछ समय के लिए संचित करना होता है। कोलन मलाशय में खुलती है जो कि मल द्वारा शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है, शरीर के द्वारा बाहर निकलता है, ठीक है। तो कोलन का काम क्या है कि ये बाहर खुलता है और शरीर से जो मल है उसको त्यागने का काम करता है, ठीक है। आगे देखते हैं।
अब पाचन क्रिया में जो भाग लेने वाले प्रमुख अंग हैं, जैसे यकृति आपका है, तो यकृति क्या है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये सवाल पीसीएस में कई बार पूछा गया है। या शरीर की क्या है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। पाचन क्रिया में इसका प्रत्यक्ष योगदान नहीं होता है, क्योंकि प्रत्यक्ष योगदान वाले जो थे उनको हमने पढ़ लिया। मुख्य गुहा था, उसके बाद में ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनका डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट कनेक्शन है पाचन के साथ में। उनमें से एक है आपका लीवर। कैसे देखते हैं, तो यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो ये क्वेश्चन फिर से तैयार हो गया। पाचन की क्रिया में इसका प्रत्यक्ष योगदान नहीं होता है, क्योंकि इससे किसी भी प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम स्रावित नहीं होते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे किसी भी प्रकार के डाइजेस्टिव एंजाइम स्रावित नहीं होते हैं। तो इसीलिए यह पाचन की क्रिया में डायरेक्ट सम्मिलित नहीं होता है, लेकिन इनडायरेक्टली इसका कनेक्शन है। और वो कैसे है, ये देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे इस चीज को। यह एक सेकेंड, स्लाइड सही कर लेता हूँ। ठीक, डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है, डाइजेस्टिव एंजाइम का काम क्या होता है। तो डाइजेस्टिव एंजाइम का श्रावण नहीं किया जाता है, किसके द्वारा, यकृति के द्वारा, लीवर के द्वारा। इससे पित्तरस का श्रावण किया जाता है, जिसके द्वारा ड्यूडेनम में वसा का इमल्सीकरण किया जाता है। ठीक है, तो वसा का यानी कि फैट का इमल्सीकरण करने के लिए जिस जो है बाइल जूस, पित्त रस की आवश्यकता होती है, वो कौन उपलब्ध करवाता है, वो उपलब्ध करवाने का काम किसका है, यकृति का है, लीवर का है। तो इस प्रकार मैं, जो मेरे कहने का मतलब था कि लीवर डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है पाचन की क्रिया में, लेकिन उसका इन्वॉल्वमेंट जरूर है पाचन की क्रिया में। ठीक है, आगे देखते हैं। ये जो एक समीकरण लिखा हुआ है, केमिकल समीकरण लिखा हुआ, वसा के बड़े कण जो हैं इमल्सीकरण के द्वारा वसा के छोटे छोटे कणों में विभाजित हो जाते हैं। और ये काम कौन करता है, बाइल जूस करता है। लेकिन जब बाइल जूस आपके शरीर में बढ़ जाता है, तो डॉक्टर आपको पित्त की दवा देते हैं कि आपका पित्त बढ़ गया है। ठीक है, लेकिन पित्त की आवश्यकता है आपके भोजन को पचाने के लिए, क्योंकि वसा के पाचन में उसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, यह प्रोटीन के उपापचय से सक्रिय उपापचय में सक्रिय रूप से भाग लेता है, और प्रोटीन के विघटन के पश्चात उत्पन्न अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यकृत कोशिकाओं द्वारा हिपेरीन प्रोटीन का श्रावण किया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये सीधे सीधे फैक्ट के रूप में पूछ लिया जाता है कि यकृत कोशिकाओं द्वारा या किस कोशिकाओं के द्वारा हिपेरीन प्रोटीन का श्रावण किया जाता है, और इसका काम क्या है, जो कि रक्त को रक्त वाहिकाओं में जमने से रोकता है। तो जो आपका ब्लड सर्कुलेशन होता है, अभी आप आगे परिसंचरण तंत्र में उसको पढ़ेंगे अच्छे से। क्या होता है कि परिसंचरण तंत्र में जब आपका रक्त जमने की जब दिक्कत होती है, ऐसे में हिपेरीन को लीवर बाहर निकालता है और आपके ब्लड को जमने से रोकता है। यह मृत कोशिकाओं को नष्ट करने का भी कार्य करता है। तो इस प्रकार आपने देखा कि जो लीवर है वो डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं है आपके जो है पाचन में, लेकिन इनडायरेक्टली उसका इस्तेमाल जरूर होता है। ठीक है, तो इस क्लास में आपने पाचन को और समझा। अभी कुछ एक टॉपिक पाचन के बचे हुए जिसको हम अगली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इस क्लास में इतना ही। क्लास को लाइक करें, शेयर करें, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।